हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर क्वाइट वेल। आज हम एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्टडी विद प्रयास के साथ आपके सामने फिर से यहाँ पर आए हैं उसी क्रम में जहाँ पर हमने हमारा लास्ट जो सेशन था वो आरपीएससी सेकेंड ग्रेड इंग्लिश के सब्जेक्ट पेपर में एक टॉपिक है एन एक्वेंटेंस विथ मेजर इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश। उस क्रम में हमने पहला राइटर मंजू कपूर और उसके नॉवेल्स पर एक सेशन कर लिया है। आज हम दूसरा एक इम्पॉर्टेंट राइटर जिस पर आपकी एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन बनेगा वो है अरुंधति रॉय। हमारे उन मेजर इंडियन राइटर्स में अरुंधति रॉय का जो नाम है वो बड़ा ही फेमस नाम है, बड़ी ही फेमस नॉवलिस्ट इंडिया की जो मॉडर्न नॉवलिस्ट हैं उनमें मॉडर्न फिक्शन राइटर्स हैं, नॉन फिक्शन राइटर्स हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम अरुंधति रॉय का गिना जाता है। लास्ट 2022 की जो सीनियर सेकेंडरी एग्जाम था उस एग्जाम में भी अरुंधति रॉय पर 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये जो राइटर है वो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बड़ी ही महत्वपूर्ण राइटर है। एज वी नो कि हमारे सामने 15 राइटर्स हैं जिनको कि हम हमारे इस सिलेबस में मेजर इंडियन राइटर्स के तौर पर करने जा रहे हैं। उनमें हमने लास्ट मंजू कपूर को कर लिया है। नाउ वी टेक अवर नेक्स्ट राइटर एज अरुंधति रॉय इन दिस वीडियो। In this session, we talk about Arundhati Roy's life story and her writings. तो देखिए, अरुंधति रॉय एक्चुअली हमारे देश के एक ऐसे पूर्वी स्टेट, इस स्टेट आसाम के शिलोंग में, एक्चुअल में शिलोंग उस वक्त आसाम का हिस्सा था। आज शिलोंग मेघालय की राजधानी है, लेकिन आसाम का हिस्सा हुआ करता था शिलोंग। वहां पर 24 नवंबर 1961 को अरुंधति रॉय का जन्म एक बंगाली पिता और एक केरली मदर के घर पर हुआ। इनके अंदर दोनों ही ध्यान दें, पिता इनके बंगाली थे और माता इनकी एक केरला की क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करने वाली मदर थी। उनकी संतान अरुंधति रॉय, जिनका फुल नेम यदि आपको कभी पूछा जाए कि व्हाट इज द फुल नेम ऑफ अरुंधति रॉय, तो सुजाना अरुंधति रॉय वाज हर फुल नेम, इज हर फुल नेम। तो सुजाना अरुंधति रॉय उनका पूरा नाम है। अरुंधति रॉय ने अपने पूरे जीवन काल में जो फिक्शंस और नॉन फिक्शंस लिखे हैं उन पर हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि बेसिकली एग्जाम्स में आपको राइटर्स का जो राइटिंग काम है, मतलब उनका लेखन कार्य जो उन्होंने किया है, उसी राइटिंग वर्क्स को ही पूछा जाता है। तो उसी क्रम में हम सबसे पहले उनके द्वारा जो लिखे गए नॉवेल्स हैं उनकी बात यदि करते हैं, तो नॉवेल्स में फिक्शंस उन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं। तो पहला उपन्यास इनका जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1997। ध्यान दें कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है वो अरुंधति रॉय ने 1992 में लिखना शुरू किया था और 96 में उनका इसका जो राइटिंग का जो काम था वो पूरा हो चुका था। और 97 में when she was 36 years old उन्होंने ये नॉवेल पब्लिश करवाया था और ये इनका पहला डेब्यू नॉवेल कहा जाता है। इस डेब्यू नॉवेल पर अरुंधति रॉय को इंग्लिश लिटरेचर में नॉवेल्स लिखने वाले जो इंग्लिश राइटर्स हैं उनको दिया जाने वाला एक इंटरनेशनल अवार्ड बुकर प्राइज 97 में मिला था। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है कि किस बुक के लिए अरुंधति रॉय को बुकर प्राइज मिला था 97 में। तो नॉवेल वाज द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, वन बुकर प्राइज इन 97। बुकर प्राइज यूके की गवर्नमेंट देती है और बुकर प्राइज उन लोगों को दिया जाता है जो इंग्लिश लिटरेचर में नॉवेल्स लिखते हैं। अरुंधति रॉय फर्स्ट इंडियन
फीमेल नॉवेलिस्ट बनी थी इस तरह का अवार्ड जीतने वाली। इसके पहले किसी भारतीय महिला ने बुकर प्राइज नहीं जीता था। तो हु इज कॉल्ड द फर्स्ट वेरी फर्स्ट इंडियन फीमेल नॉवेलिस्ट हु वन बुकर प्राइज? तो आपका आंसर वहां पर अरुंधति रॉय होगा। देखिए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके पहले उनका एक और फिक्शन जो कि उन्होंने 97 के 20 साल बाद, लगभग 20 साल के बाद 2017 में, ध्यान दें 2017 में उनका दूसरा फिक्शन आया, दूसरा नॉवेल। फर्स्ट नॉवेल वाज द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पब्लिश्ड इन 97, बट द सेकंड नॉवेल ऑफ अरुंधति रॉय वाज द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। 2017 में पब्लिश हुआ ये नॉवेल। ये भी अपने आप में एक अलग है ना पहचान रखने वाला, अलग ही उसकी आइडेंटिटी है। और दैट नॉवेल वाज आल्सो शॉर्टलिस्टेड फॉर द मैन बुकर प्राइज इन 2017। ध्यान दें इनको मैन बुकर प्राइज नहीं मिला था, बुकर प्राइज के अलावा एक और मैन बुकर प्राइज भी मिलता है। तो मैन बुकर प्राइज के लिए ये जो नॉवेल था वो शॉर्टलिस्ट हुआ था। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि फॉर विच नॉवेल शी वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर द मैन बुकर प्राइज। तो आपको ध्यान देना है, एक के लिए बुकर प्राइज इन्होंने जीता है 97 में, और एक जो नॉवेल है उनका दूसरा द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस 2017, उसके लिए मैन बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ था ये नॉवेल। तो इनके अगर इंपॉर्टेंट दो फिक्शन राइटिंग की बात करते हैं तो इनके दो इंपॉर्टेंट जो फिक्शंस थे, एक तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स था और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस था। आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट नॉन फिक्शंस। हर नॉन फिक्शंस, एक्चुअल में फिक्शंस इन्होंने कम लिखे हैं लेकिन नॉन फिक्शंस ज्यादा लिखे हैं। लास्ट एग्जाम में 2022 के सीनियर सेकेंडरी एग्जाम में एक क्वेश्चन बना था कि निम्न में से अरुंधति रॉय का कौन सा राइटिंग नॉन फिक्शन है। तो आपको कुछ नॉन फिक्शंस पर भी फोकस करना है क्योंकि उनके फिक्शंस तो दो ही हैं, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, बट हर नॉन फिक्शंस वर्क, नॉन फिक्शन वर्क्स आर मोर देन फिक्शंस। जिसमें आप देख रहे होंगे कि यहां पर फर्स्ट नेम is the end of imagination. The first non-fiction work of Arundhati Roy was The End of Imagination, which was published in 1998. 97 में The God of Small Things आया जो कि एक फिक्शन था, लेकिन एक नॉन फिक्शन उन्होंने लिखा The End of Imagination। ये जो नॉन फिक्शन था वो अरुंधति रॉय ने तब लिखा था जब भारत ने परमाणु बम का परीक्षण किया था, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट जब किया था, तो उसके कंडमनेशन के रूप में उसकी निंदा करते हुए इन्होंने द एंड ऑफ इमेजिनेशन एक नॉन फिक्शन लिखा था। तो उसका विषय भी ध्यान रखना है, किस विषय को लेकर के नॉन फिक्शन था। तो इंडिया का जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था उसको कंडेम करते हुए अरुंधति रॉय ने उनका पहला नॉन फिक्शन लिखा था। इसी तरह से एक दूसरा उनका और एक कलेक्शन ऑफ एसेस के रूप में उन्होंने एक है ना निबंधों का एक संग्रह है द एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस, जो 2002 में इन्होंने लिखा था, है ना, ईयर 2002। ध्यान दें इसके बिल्कुल 4 साल के बाद, फर्स्ट नॉन फिक्शन के बाद द सेकेंड वन वाज रिटन इन 2002, The Algebra of Infinite Justice, which was the collection of her essays. Third one is Power Politics. Power Politics was also written or published in 2002. The fourth one, देखिए यहाँ पर कुछ नाम है, आपको ध्यान रखने होंगे, उनको आपके दिमाग में रखने होंगे क्योंकि वहाँ पर आपको कौन सा फिक्शन कौन सा नॉन फिक्शन इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द फोर्थ वन इज एन ऑर्डिनरी पर्सन्स गाइड टू एम्पायर, 2004 में लिखा गया। ध्यान दें यहाँ पर आफ्टर 2 years of 2 non-fictions, The Algebra of Infinite Justice and Power of Politics, she wrote an ordinary person's guide to empire। 2004 में एक और इनका नॉन फिक्शन
लिखा गया द शेप ऑफ द बिस्ट। नेक्स्ट वन इज द शेप ऑफ द बिस्ट इन 2008 आफ्टर 4 years, है ना, ऑफ एन ऑर्डिनरी पर्सन्स गाइड टू एम्पायर। ये लास्ट एग्जाम में ये वाला नॉन फिक्शन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा नॉन फिक्शन जो है वो अरुंधति रॉय ने लिखा है, तो एन ऑर्डिनरी पर्सन्स गाइड टू एम्पायर उन्होंने लिखा था। आफ्टर दैट शी रॉट द शेप ऑफ द बीस्ट इन 2008 एंड लिसनिंग टू ग्रास हॉपर्स। लिसनिंग टू द ग्रास हॉपर्स ये एक बहुत ही फेमस इनका नॉन फिक्शन है। जैसा अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस फेमस है, वैसा ही लिसनिंग टू ग्रास हॉपर्स इन 2010। 2-2, 4-4 सालों के गैप में आपको इनको ध्यान रखना है। पहला 98, देन आफ्टर 4 years अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस, देन इन दैट ईयर पावर पॉलिटिक्स, एंड 2004 after 2 years an ordinary person's guide to empire, and after 4 years the shape of the beast, and after 2 years listening to grasshoppers। तो 4-2 साल के डिफरेंसेस में उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट नॉन फिक्शंस लिखे हैं। आप ये नाम जरूर याद रखें, एंड ऑफ इमेजिनेशन, द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस, लिसनिंग टू द ग्रासहोपर्स, दिस आर famous non-fiction works of Arundhati Roy. After that, after 2010, she wrote again a non-fiction Broken Republic। ध्यान दें, 2011 में इन्होंने एक और नॉन-फिक्शन लिखा है जिसका नाम है ब्रोकन रिपब्लिक। ठीक है, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स। ये नक्सलिस्ट जो लोग हैं, नक्सलवाद जो भारत में फैला हुआ है ना, उसी विषय पर वॉकिंग विद द कॉमरेड्स करके उन्होंने एक और नॉन फिक्शन लिखा 2011 में ही। 2011 में यहाँ पर 2 उनके नॉन फिक्शन है। 2010 में लिसनिंग टू द ग्रासहॉपर्स है, 11 में उन्होंने ब्रोकन रिपब्लिक एंड वॉकिंग विद द कॉमरेड्स। ध्यान दें, रिपब्लिक एक तो हमारे भारतीय गणतंत्र को टूटता हुआ इसमें बता रखा है, और वॉकिंग विद द कॉमरेड्स ये नक्सलिस्ट जो नक्सलवाद देश में फैला हुआ है उसके बारे में चर्चा करता हुआ एक नॉन फिक्शन है इनका, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स इन 2011। एंड इन द लेटेस्ट ईयर्स, है ना, जो हाल ही के वर्ष हैं, उसमें उन्होंने एक लिखा है द डॉक्टर एंड द सेंट। डॉक्टर एंड द सेंट वाज पब्लिश्ड इन 2017। ध्यान दें, ये रिसेंटली जो 3 इनके नॉन फिक्शन है वो लास्ट 3 याद रखें आप। एक तो द डॉक्टर एंड द सेंट इन 2017, माई सीडिटियस हार्ट वॉज रिटन इन 2019। ध्यान दें, 17 में डॉक्टर एंड द सेंट, 2 साल के बाद फिर से सीडिटियस हार्ट को याद रखें, और वेरी रिसेंट, वेरी लेटेस्ट शी रॉट इज आजादी। याद रखें 2020 में, बिफोर 5 years in 2020 लेटेस्ट वन। देखो उनका फर्स्ट नॉन फिक्शन आया था 98 में, द एंड ऑफ इमेजिनेशन। इनका फर्स्ट जो फिक्शन था 97 में आया है, और जो रिसेंट इनका जो नॉन फिक्शन है आजादी, फ्रीडम, फैसिज्म एंड फिक्शन। याद रखें F एंड F, आजादी, फ्रीडम, फैसिज्म एंड फिक्शन 2020 में लिखा गया इनका सबसे लेटेस्ट एक नॉन फिक्शन वर्क है। ठीक है, तो अरुंधति रॉय ने इस प्रकार कुछ फेमस फिक्शन वर्क्स और कई सारे उनके नॉन फिक्शन राइटिंग्स उन्होंने की हैं। तो आपको ये जो 9-10 जो नाम हैं उन्हें अच्छे से ध्यान रखना है। इन्होंने, देखिए जल्दी से मैं आपको बता देता हूं एक बार फिर से इन इमेजेस में। द फर्स्ट वन इज द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, रिटन बाय अरुंधति रॉय इन पब्लिश्ड इन 1997, दैट वन बुकर प्राइज, है ना, इन 97। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस was published in 2017 after 20 years of the God of Small Things. She published the Ministry of Utmost Happiness, written by Arundhati Roy. After that आपको कुछ नॉन फिक्शन जो कार्य हैं उनके, लिसनिंग टू द ग्रासहॉपर्स, माई सीडिटियस हार्ट, ठीक है, देन द एंड ऑफ इमेजिनेशन,
विच वाज रिटन बाय अरुंधति रॉय, 98 में पब्लिश हुआ उनका पहला नॉन फिक्शन द एंड ऑफ इमेजिनेशन, जो कि इंडियन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को कंडेमनेट करते हुआ लिखा गया है। एंड नेक्स्ट वन इज द एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस, जो कि उनकी एक कलेक्शन ऑफ एसेस कहा जाता है, एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस, ठीक है। शी रॉट लिस्टिंग टू द ग्रासहॉपर्स, माय सीडिटियस हार्ट, एंड लास्ट वन 2022 में जो उन्होंने एक नॉन फिक्शन लिखा है आजादी, फ्रीडम, फैसिज्म एंड फिक्शन। तो आप इनके इन कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स को आप इन इमेजेस के माध्यम से ध्यान रख सकते हो। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस, है ना, लिस्निंग टू द ग्रासहॉपर्स, माय सीडिटियस हार्ट, ठीक है। तो दिस वर्क्स हैज बीन रिटन बाय अरुंधति रॉय। तो अरुंधति रॉय पर आगे हम इस सेशन को कुछ PYQs और MCQs को लेते हुए पूरा करेंगे। आप यदि इनके बारे में जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कुछ देखते हैं, जो हमारे RPSC सीनियर टीचर एग्जाम 2022 में कुछ क्वेश्चंस अरुंधति रॉय पर पूछे गए थे, और वैसे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो कि यहाँ पर हम लेने जा रहे हैं आगे, जो कि बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं अरुंधति रॉय पर, और आने वाली परीक्षाओं में जरूर इन पर क्वेश्चन पुटअप होगा। हमारा आज का पहला प्रश्न हम लेने जा रहे हैं, ध्यान दें। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अमंग दीज इज नॉन फिक्शन वर्क। ये लास्ट एग्जाम में पूछा गया, मैंने अभी डिस्कस किया था कि विच इज अमंग दीज इज अ नॉन फिक्शन वर्क बाय अरुंधति रॉय, ठीक है। ये लास्ट सीनियर टीचर एग्जाम 2022 में पूछा गया है कि उनका कौन सा नॉन फिक्शन, क्योंकि इन्होंने दो तरह के काम किए हैं, लिखे हैं, फिक्शंस एंड नॉन फिक्शंस, ठीक है। फिक्शंस आर हर 2 नॉवेल्स, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस इन 2017। ये ध्यान रखें, पहला ऑप्शन जो लिखा है ये इनका फिक्शन वर्क है। सेकेंड वन इज आल्सो फिक्शन वर्क, एंड ब्रदर्स एक्चुअली नॉवल बाय मंजू कपूर है, ये इनका नॉवल नहीं है, इट वाज रिटन बाय मंजू कपूर। सो ये तो ऑप्शन है ही नहीं, और ये दोनों इनके फिक्शंस हैं। इनका नॉन फिक्शन वर्क कौन सा है, तो नॉन फिक्शन उनका अभी हमने बात की थी, एन ऑर्डिनरी पर्सन्स गाइड टू अंपायर। ये हमने अभी डिस्कस किया था उनका कि एक नॉन फिक्शन इन्होंने जो लिखा है वो ये वाला ऑप्शंस यहाँ पर था नॉन फिक्शन में, ऑन ऑर्डिनरी पर्सन्स गाइड टू एम्पायर। 2004 में इनके द्वारा लिखा गया एक नॉन फिक्शन जिस पर ये क्वेश्चन बना था। तो ध्यान दें, 2004 में इन्होंने एक नॉन फिक्शन लिखा था जिसका नाम है ऑर्डिनरी पर्सन्स गाइड टू एम्पायर। तो इस पर क्वेश्चन था लास्ट टाइम, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, और सीधा सा था कि कौन सा नॉन फिक्शन है। तो ये तब कर पाते हम जब हमको पता होता कि कौन से फिक्शन उन्होंने लिखे और कौन से नॉन फिक्शन लिखे। वैसे ये बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है क्योंकि उन्होंने फिक्शन 2 ही लिखे हैं, ध्यान दें, फिक्शन 2 ही लिखे हैं इन्होंने, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस 97 एंड 2017 में। बाकी सभी राइटिंग उनकी नॉन फिक्शन वर्क्स हैं। सो आप इसको भी आइडेंटिफाई इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्था एंड राहेल। यहां पर एक क्वेश्चन बना था लास्ट एग्जाम में कि आस्था एंड राहेल आर कैरेक्टर्स इन विच फेमस नॉवल ऑफ अरुंधति रॉय। बहुत सरल सा क्वेश्चन था। अरुंधति रॉय के 2 ही नॉवल हैं, ठीक है। इन दोनों नॉवेल्स में कुछ कैरेक्टर्स हैं जिन पर एक जानकारी, एक नॉलेज आपको होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका जो फर्स्ट नॉवल था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, वो बुकर प्राइज विनर नॉवल है 97 में जो उन्होंने पब्लिश करवाया, और 97 में जो उनको उसके लिए बुकर प्राइज मिला। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट नॉवल है। तो इस नॉवल के कैरेक्टर्स, इसकी थीम, इसकी स्टोरी, है ना, इस पर जरूर आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। क्योंकि अभी जैसे देखा आपने कि लास्ट एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आया उनके नॉन फिक्शन पर, एक आया उनके पहले नॉवल गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के कैरेक्टर्स पर। तो आस्था एंड राहेल आर कैरेक्टर इन विच फेमस नॉवल। तो इजी क्वेश्चन था ये। एक्चुअल में ये दोनों ट्वीन
हैं इस नॉवल के अंदर, है ना। दो ट्विन कैरेक्टर हैं, दो जुड़वा भाई और बहन हैं, आस्था एंड राहेल, ये भाई है और राहेल उसकी बहन है ना। ये दोनों ही अम्मू के बच्चे हैं। अम्मू एक कैरेक्टर है उसमें जो इनकी माँ है, उनके दोनों बेटा और बेटी हैं, आस्थापन और राहेल। तो क्वेश्चन सीधा सा था, आस्था राहेल, है ना, जो कि इस नॉवल के मेजर प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर्स में से काउंट होंगे। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, एक क्वेश्चन और है इसमें। एक्चुअल में ये जो आपका दूसरा नॉवेल है इनका, जो 2017 में इन्होंने लिखा, इस नॉवेल का अगर हम मुख्य पात्र जिसकी बात करते हैं तो अंजुम करके एक किन्नर है, जो कि इस नॉवेल में एक ट्रांसजेंडर कैरेक्टर है। ट्रांसजेंडर कैरेक्टर जिसका नाम अंजुम है ना। ट्रांसजेंडर कैरेक्टर है अंजुम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस का एक कैरेक्टर है। तो आप इसको भी ध्यान रखें, हो सकता है आने वाली एग्जाम में पूछा जाए कि अंजुम नाम से जो कैरेक्टर है वो उनके किस फेमस नॉवल का हिस्सा है। तो आपको ध्यान रखना है, अंजुम द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस में प्रोटैगनिस्ट है। और गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में हमारे ये दो कैरेक्टर लिखे ही हैं, बाकी यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे अपन। नेक्स्ट, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन है, who in the God of Small Things discovered that the secret of the great stories is that they have not secret। ये एक स्टेटमेंट आया था एक्चुअल में। इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट समझ रहे हो आप, कि एक कथन दिया हुआ है ना। एक कथन यहाँ पर किसी कैरेक्टर द्वारा कहा गया कथन है, जिसको पूछा गया है कि कौन ऐसा डिस्कवर करता है कि सीक्रेट ऑफ द ग्रेट स्टोरीज, मतलब बड़ी कहानियों का रहस्य जो होता है, दे हैव नॉट सीक्रेट। रहस्य ये होता है कि उनमें कोई रहस्य नहीं होता है। इस प्रकार का एक स्टेटमेंट है जो लास्ट एग्जाम में 22 की परीक्षा में एक PYQ अपन ले रहे हैं। इसमें कुछ नाम लिखे हुए हैं कैरेक्टर्स के, किसने ऐसा डिस्कवर किया। वैल्यू था, बेबी कोचम्मा, चाको, कथकली डांसर। एक्चुअल में ये चारों कैरेक्टर इस नॉवल में है। तो आप वैल्यू था इसका उत्तर नहीं है, ठीक है। बेबी कोचम्मा भी नहीं है, चाको भी नहीं है। एक कथकली डांसर इसमें कैरेक्टर है, कथकली डांसर, है ना, जिसने ये वाला जो स्टेटमेंट है वो बोला है कि सीक्रेट ऑफ द ग्रेट स्टोरीज इज दैट दे हैव नॉट सीक्रेट, ठीक है। वैल्यू था इसमें एक और कैरेक्टर है जो अम्मू से प्रेम करता है, बेबी कोचम्मा, जो कि इसके अंदर एक एंटागोनिस्ट कैरेक्टर है। ध्यान दें, ये इस नॉवेल की एंटागोनिस्ट है, मतलब कह सकते हैं कि विलन कैरेक्टर, ठीक है ना। विलनस कैरेक्टर अगर इसमें देखा जाए तो बेबी कोचम्मा है, जो कि अम्मू की, है ना, अम्मू की आंट होती है, उसके अम्मू के पिता की बहन है, मतलब उसकी बुआ है बेबी कोचम्मा। और चाको जो है वो अम्मू का ब्रदर है, ठीक है। राहेल और आस्था का मामा है, मैटरनल अंकल है, ठीक है। वैल्यू था जो कि अम्मू का बिलवेड है। तो इस तरह के कैरेक्टर हैं, लेकिन यहाँ पर आंसर होगा आपका कथकली डांसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन वी टेक, दैट इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द बुकर प्राइज फॉर हर क्रिएशन। ये सीधा सा क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने अपने किसी राइटिंग के लिए, अपनी कृति के लिए, है ना, अपनी एक कृति के लिए उन्हें बुकर प्राइज मिला है। तो सीधा सा क्वेश्चन है। एक्चुअल में ये जो चारों ही नाम लिखे हैं उसमें बुकर प्राइज विनर जो लेखिका है वो अरुंधति रॉय ही है, क्योंकि अनीता देसाई, मंजू कपूर, शशि देशपांडे, ये हमारे नॉवल में सभी फीमेल नॉवलिस्ट हमारे सिलेबस में, एक्चुअली हमारे सेकंड ग्रेड के सिलेबस में ये चारों ही फेमिनिस्ट राइटर हैं। अनीता देसाई, मंजू कपूर, अरुंधति रॉय एंड शशि देशपांडे। लेकिन इन चारों में बुकर प्राइज विनर, ध्यान दें, भारत की ओर से बुकर प्राइज जीतने वाली ये फर्स्ट 97 में जिन्हें बुकर प्राइज मिला, इन चार में से अरुंधति रॉय को ही बुकर प्राइज मिला है। तो इसका उत्तर सीधा सा है, 97 में बुकर प्राइज मिला था अरुंधति रॉय को।
क्वेश्चन नेक्स्ट है, द स्टोरी इन द बुक गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज बेस्ड ऑन विच स्टेट ऑफ इंडिया। यहाँ पर सीधा सा क्वेश्चन है कि जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नॉवेल है इनका, एक्चुअल में ये नॉवेल आप पढ़ते हैं तो आपको पता लगेगा कि यहाँ जो कहानी चल रही है ना, ये कहानी कौन से स्टेट से संबंध रखती है, मतलब कौन से स्टेट पर आधारित है। तो आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स के जो नाम हैं उनको यदि आप देखते हैं, जैसे वेलूथा है ना, कोचम्मा है, पापाचन है, मामाचन है ना, इस तरह के जो नाम हैं वो मलयालम में होते हैं। ध्यान दें, मलयालम भाषा में होते हैं और ये जो भाषा है वो एक स्टेट में चलती है, वो है केरला। ध्यान दें, है ना। ये जो कहानी है वो केरला के एक एमनम करके एक है ना गांव है, उस गांव के सेटिंग में ये कहानी चलती है। तो ये जो कहानी है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, तो आंसर इज केरला। ध्यान दें कि केरला से बिलोंग करती है स्टोरी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेबी कोचम्मा इज अ फेमस फीमेल कैरेक्टर इन। सीधा सा क्वेश्चन अभी आया था कि बेबी कोचम्मा, ये प्रश्न आ सकता है, जैसे आस्था एंड राहेल कौन से नॉवल के कैरेक्टर, ये प्रश्न आया था, तो बेबी कोचम्मा पर भी आ सकता है क्योंकि शी वाज एन एंटागोनिस्ट है इस नॉवेल की, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ध्यान दें, इसका आंसर होगा अरुंधति रॉय का, हम पढ़ उसी को रहे। तो फर्स्ट नॉवेल जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखा है, उस गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में जो एंटागोनिस्ट, मतलब कि एक कह सकते हैं अपन कि विलनस कैरेक्टर, नेगेटिव कैरेक्टर निभाने वाली बेबी कोचम्मा जो है वो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की एक फेमस फीमेल कैरेक्टर है, जो कि वेलूथा की मौत की जिम्मेदार है। इसमें वेलूथा जो है ना, उसकी डेथ पुलिस द्वारा उसको जो मार दिया जाता है, उसकी जिम्मेदार वही है। राहेल एंड आस्था जो बच्चे हैं अमू के, उनके फैट को भी यदि कोई डिटरमाइन कर रहा है तो वो भी बेबी कोचम्मा है। तो बेबी कोचम्मा यहाँ पर एक फेमस कैरेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सीरियल हैज बीन स्क्रिप्टेड बाय अरुंधति रॉय। देखो ये क्वेश्चन है जो कि अरुंधति रॉय द्वारा, एक्चुअली जब वो नॉवेल लिखना उन्होंने शुरू किया उसके पहले वो एक आपका जो फिल्म क्षेत्र एक तो, और सीरियल, छोटा पर्दा और बड़ा पर्दा, इन दोनों क्षेत्रों में ये महिला काम कर रही थी और स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर, स्क्रीन प्ले राइटर के तौर पर काम वो कर चुकी थी। तो एक यहाँ पर क्वेश्चन सीधा बन रहा है कि कौन सा एक ऐसा सीरियल है जिसको अरुंधति रॉय ने स्क्रिप्टेड किया था, लिखा था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे, द बनियान ट्री, कसौटी जिंदगी की, क्योंकि सांस भी कभी बहू थी, परदेश में होगा मेरा दिल। तो आई थिंक कि ये सारे जो सीरियल्स हैं वो तो आपके एकता कपूर द्वारा डायरेक्टेड और प्रोड्यूस्ड हैं, लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है द बनियान ट्री, याद रखना ये बात कि बनियान ट्री सीरियल को स्क्रिप्ट अरुंधति रॉय ने किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा सीरियल इन्होंने लिखा था, इसका उनके किसी नॉवल से संबंध नहीं है, यह उनका पहले का कार्य था, नॉवल लिखने के पहले का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड अरुंधति रॉय राइट ऑन द इंडियन गवर्नमेंट्स न्यूक्लियर पॉलिसीज इन 1998। ये प्रश्न अभी डिस्कस किया था हमने कि भारत सरकार का जो परमाणु नीति है, न्यूक्लियर जो नीति है, परमाणु नीति जो इंडियन गवर्नमेंट की है, उसको लेकर के 1998 में इन्होंने पहला एक नॉन फिक्शन लिखा था। उस नॉन फिक्शन पर प्रश्न है, ये आ सकता है क्योंकि उनका पहला फिक्शन द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पर क्वेश्चन बने हैं। तो उनका फर्स्ट नॉन फिक्शन जो था, जिसमें उन्होंने भारत की सरकार जो है उसकी एटॉमिक पॉलिसी या न्यूक्लियर पॉलिसी पर उन्होंने लिखा है, एंड दैट इज द एंड ऑफ इमेजिनेशन। याद रखना 98 में इन्होंने एक नॉन फिक्शन लिखा जिसका विषय था न्यूक्लियर पॉलिसीज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, उस पर उन्होंने लिखा था द एंड ऑफ इमेजिनेशन इन 98। बाकी भी इन्होंने कुछ नॉन फिक्शन लिखे हैं, ये बाकी उनका विषय ये नहीं है, ठीक है, ये दूसरे विषयों पर लिखे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं, फॉर विच नॉवल
अरुंधति रॉय वन द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 2006। ठीक है, जैसा कि 97 में अरुंधति रॉय को बुकर प्राइज मिला है, बड़ा पुरस्कार, एक तो बुकर प्राइज उनको मिला। ठीक है, एक मैन बुकर प्राइज के लिए 2017 में उनका नोबेल शॉर्टलिस्टेड हुआ था। ठीक है, लेकिन 2006 में भारतीय सरकार ने उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया था। ध्यान देना, ये पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में लिखने के लिए, वैसे विभिन्न भाषाओं में लिखने के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दिए जाते हैं। इंग्लिश भाषा में लिखने के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया अरुंधति रॉय को। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान देना कि इन्होंने ये पुरस्कार नहीं लिया था, लौटा दिया था, है ना, रिफ्यूज कर दिया था, और ये पुरस्कार इन्होंने नहीं लिया था। वैसे इनका अनाउंसमेंट हुआ था कि इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाएगा, और उनकी एक बुक है जिसका नाम है द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस, कलेक्शन ऑफ एसेज ऑन कंटेम्पररी इश्यूज पर लिखी गई एक बुक है, जो अभी अपन ने डिस्कस किया था। अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस, अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस उनकी एक बुक है जो कि इन्होंने लिखी है 2002 के अंदर, है ना। 2002 में एक कलेक्शन ऑफ एसेज है। ये प्रश्न सीधा ही बन सकता है कि अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस किसका कलेक्शन है, तो कलेक्शन ऑफ एसेज है इनका, 2002 में लिखा गया है। उसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था, लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया था। तो ये आप ध्यान रखें, 2006 में इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विच मूवी, यहां पर एक सीरियल पर बात हो गई है कि सीरियल जो उन्होंने स्क्रिप्ट किया था वो तो बनियान ट्री था। ठीक है, सीरियल बनियान ट्री था, लेकिन एक मूवी के अंदर अरुंधति रॉय ने उसका स्क्रीन प्ले लिखा था, है ना। उसकी कथाकार थी, वो कथाकार थी उस फिल्म की, मूवी की 1989। ध्यान दें, 1989 की बात है, क्योंकि 97 में तो उन्होंने अपना नॉवेल कंप्लीट किया था, पब्लिश करवाया था, लेकिन उसके पहले 1989 की बात है, जब वो फिल्म क्षेत्र में भी एक्टिव थी। तो उनकी एक फिल्म के लिए उन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा था। उस फिल्म का नाम है इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस। 1989 में इन्होंने इस फिल्म के लिए स्क्रीन प्ले लिखा था। ध्यान देना, इन विच एनी गिव्स दोज वंस, ये एक फिल्म है जिसके लिए, मूवी है जिसके लिए उन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा था। इसको भी याद रखें। सीरियल कौन सा लिखा था, तो अभी हमने देखा था बनियान ट्री लिखा था, लेकिन फिल्म या मूवी जिसके लिए इन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा, दैट इज इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस। ठीक है, इनके लिए इन्हें एक नेशनल अवार्ड भी मिलता है, वो आगे बात करेंगे अपन। शी वाज स्टार्ड इन दिस फिल्म, एक यहाँ पर ऑप्शन लिखा मेसी साहब। मेसी साहब फिल्म में इन्होंने स्टार, अपने आप को स्टारिंग भी किया था, मतलब काम भी किया था। तो ध्यान दें किस फिल्म में इन्होंने काम किया है, किस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है या स्क्रीन प्ले लिखा है, तो उत्तर होगा इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस। लेकिन शी वाज स्टार्ड इन विच फिल्म, अगर प्रश्न आ जाए कि इन विच फिल्म अरुंधति रॉय वाज स्टार्ड, उन्हें कास्ट किया गया था, तो मेसी साहिब एक उत्तर होगा यहाँ पर, मेसी साहिब। तो दो आपको फिल्मों के नाम इनसे जुड़ी हुई याद रखने हैं। लास्ट एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस मंजू कपूर के बारे में पूछे गए थे, तो आप ध्यान दें, मेसी साहिब में वो स्टार हुई थी, और इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस में उन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा था। उन्होंने बाद में इलेक्ट्रिक मून फिल्म के साथ भी जुड़ी हुई थी, और इस सीरियल का भी इन्होंने स्क्रिप्ट लिखा था। इलेक्ट्रिक मून, है ना, और बनियान ट्री, ये सारे नाम इसी से जुड़े हुए हैं, अरुंधति रॉय से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच अवार्ड वाज कन्फर्ड टू अरुंधति रॉय फॉर हर वर्क इन सोशल कैंपेन्स एंड हर एडवोकेसी ऑफ नॉन वायलेंस। देखो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पुरस्कार, यहाँ पर अवार्ड की बात है, इनको बहुत बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं। उस अवार्ड के क्रम में अगर इस अवार्ड की बात करते हैं कि उन्हें अपने सामाजिक कैंपेन्स के लिए, उन्होंने सामाजिक जन जागरूकता के लिए बहुत सारे कैंपेन चलाए। ठीक है, और उनका नॉन वायलेंस का एडवोकेसी, मतलब वो
अहिंसा की बात करती हैं, अहिंसा की पैरवी करती हैं, क्योंकि उन्होंने इंडिया की जो आपकी न्यूक्लियर पॉलिसी है उसको कंडेम किया था। तो एडवोकेसी ऑफ नॉन वायलेंस इन हर सोशल कैंपेन्स के लिए उनको एक पुरस्कार 2004 में मिला था। ध्यान दें, ये उनका एक इंपॉर्टेंट पुरस्कार। जैसा 6 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, जिसको उन्होंने ठुकरा दिया था। नॉर्मन मेलर प्राइज भी इनको दिया गया 2011 में। कुछ डिस्टिंग्विश राइटिंग्स के लिए इन्होंने कुछ अपने ही अंदाज में कुछ अलग प्रकार की राइटिंग की, उसके लिए उनको नॉर्मन मेलर प्राइज भी मिला था 11 में। और पेन पिंटर प्राइज भी इन्हें दिया गया अभी 2024 में। ध्यान दें, 2024 में इन्हें लेटेस्ट एक अवार्ड मिला था, द पेन पिंटर प्राइज। तो ये चारों पुरस्कार ये जीत चुकी है। लेकिन आपको यहाँ पर जो बात पूछी गई है कि कौन सा अवार्ड इन्हें सोशल कैंपेन और नॉन वायलेंस की एडवोकेसी के लिए मिला है, तो सिडनी पीस प्राइज। यहाँ पर याद रख सकते हो आप, नॉन वायलेंस का मतलब अहिंसा होता है, उसको हम शांति कह सकते हैं। अहिंसा मतलब शांति, ठीक है। तो शांति का एक पुरस्कार है सिडनी पीस प्राइज, जो 2004 में इन्हें दिया गया था। तो ये पुरस्कार इन्हें इस काम के लिए मिला है। उनके जीवन में उन्होंने कई सारे सोशल कैंपेन्स और एडवोकेसी ऑफ नॉन वायलेंस करने के कारण इन्हें मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था, लेकिन इन्होंने लौटा दिया। नॉर्मन मेलर प्राइज डिस्टिंग्विश राइटिंग के लिए इनको दिया गया 2011 में। और पेन पिंटर प्राइज पुरस्कार अभी इनको उनकी जो लास्ट बुक है उसके बाद में उन्हें दिया गया था 2024 में। तो ये चारों ही पुरस्कार अरुंधति रॉय से जुड़े हुए, अगर अवार्ड्स है ना की बात करते हैं, तो अवार्ड्स में ये 4 पुरस्कार आप ध्यान रखें, जो बुकर प्राइज के अलावा भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज her latest writing. Question is for her which book French translation, मतलब उनकी कौन सी किताब के फ्रेंच ट्रांसलेशन पर अरुंधति रॉय ने रिसीव किया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ध्यान दें, एक पुरस्कार अभी इनको मिला, द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 45th यूरोपियन एसे प्राइज इन 2023, है ना। 45वें यूरोपियन ऐसे प्राइज 2023 में इन्हें एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, जो कि उनकी एक किताब के फ्रेंच ट्रांसलेशन के लिए उन्हें दिया गया था। और वो बुक थी आज़ादी। ध्यान दें, आज़ादी करके उन्होंने जो लास्ट एक नॉन फिक्शन लिखा है 2020 में, अभी हमने बात की थी कि आज़ादी करके एक बुक इन्होंने जो लिखी है, आज़ादी फ्रीडम फैसिज्म एंड फिक्शन, है ना। आज़ादी फ्रीडम फैसिज्म एंड फिक्शन करके एक बुक लिखी 2020 में। उस किताब के फ्रेंच ट्रांसलेशन के लिए इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। कहां पर, तो 45th यूरोपियन ऐसे प्राइज के अंतर्गत 2023 में। ये लेटेस्ट क्वेश्चन उनका बनता है, उनकी किस बुक पर उनको कौन सा लेटेस्ट अवार्ड दिया गया। यस, आफ्टर दैट विच लेटेस्ट अवार्ड वाज कन्फर्ड टू अरुंधति रॉय। लेटेस्ट इसलिए क्योंकि 2024 के जून में ही, जून 2024, ध्यान दें, इनको फर्स्ट अवार्ड जो दिया गया था वो तो आप जानते ही हो, बुकर प्राइज इन 97 था। लेकिन 97 का बुकर प्राइज इनका पहला बड़ा पुरस्कार था जीवन में। लेकिन इनकी राइटिंग के लिए इन्हें जो लेटेस्ट अवार्ड इन्हें दिया गया वो कौन सा था, तो पेन पिंटर प्राइज। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आने वाली परीक्षा में कि अरुंधति रॉय को कौन सा लेटेस्ट पुरस्कार दिया गया। तो 2024 में इन्हें एक पेन पिंटर प्राइज करके उनको दिया गया, ठीक है। बाकी प्राइज भी इनको मिले, जैसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 45th यूरोपियन ऐसे प्राइज, अभी जो बात की थी हमने, 2023 में मिला इनको। साहित्य अकादमी अवार्ड उनको 2006 में दिया गया था। सिडनी पीस प्राइज इनको 2004 में दिया गया था। तो ये इस प्रकार इनके द्वारा जीते गए प्रमुख अवार्ड्स के अंतर्गत आप ध्यान रख सकते हो। सिडनी पीस प्राइज 4 में, साहित्य अकादमी 6 में, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको 2023 में दिया गया यूरोपियन ऐसे प्राइज के तौर पर, और पेन पिंटर प्राइज वाज गिवन इन 2024, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो अरुंधति रॉय के जीवन के बारे में, उनके द्वारा जीते गए अवार्ड्स, उनके द्वारा लिखे गए राइटिंग्स पर अगर क्वेश्चन बनता है
तो एक क्वेश्चन ये भी बन रहा है कि फॉर विच फिल्म डिड अरुंधति रॉय विन द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले। देखो ये अवार्ड मिलना भी कोई मामूली बात नहीं है, कोई सामान्य सी बात नहीं है, क्योंकि नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। देखो ये पुरस्कार छोटा पुरस्कार नहीं है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाला व्यक्ति अपने आप में अलग होता है, आर्टिस्ट अलग होता है। तो अरुंधति रॉय ने नेशनल फिल्म अवार्ड जीता था। बेस्ट स्क्रीन प्ले कैटेगरी होती है उसके अंदर, सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले राइटिंग के लिए। तो बेस्ट स्क्रीन प्ले राइटिंग इन 1989 उन्हें कौन सी राइटिंग के लिए उन्हें स्क्रीन प्ले अवार्ड मिला था? तो उत्तर यही है, इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस, इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस। अभी इस पर बात हुई थी 1989 में। इन्होंने जिस मूवी के लिए स्क्रीन प्ले लिखा था उस मूवी के लिए इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस महिला के द्वारा। तो आप इसे भी ध्यान रखें कि कौन सी मूवी के लिए इन्हें बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड मिला था 1989 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच इंटरनेशनल मैगजीन, कौन सी अंतरराष्ट्रीय पत्रिका में रॉय को फीचर किया गया इन द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल। इन्फ्लुएंशियल पीपल का मतलब 100 प्रभावशाली जो लोग होते हैं उन लोगों में, है ना, 100 सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोगों में, जो दुनिया के 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं उनमें 2014 में एक लिस्ट जारी हुई थी 100 प्रभावशाली लोगों की। कौन सी इंटरनेशनल मैगजीन में? तो टाइम, इंडिया टुडे, फोर्ब्स एंड आउटलुक लिखा है, लेकिन आपका आंसर होगा टाइम पत्रिका में। टाइम एक इंटरनेशनल एक मैगजीन है ना, उस पत्रिका के अंदर 2014 में विश्व के 100 प्रभावशाली लोगों में इन्हें जगह मिली थी। तो ध्यान दें कौन सी पत्रिका थी वो, तो टाइम पत्रिका के अंदर उन्हें 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में जगह मिली थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, our next question is, the book The God of Small Things is semi autobiographical। देखो एक बात ध्यान रखना कि इनकी ये जो पहला नॉवेल है 97 में जो पब्लिश हुआ, ये इनका सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। मतलब एक प्रकार से ये सेमी का मतलब होता है आधा, जिसको अर्ध हम एक उनका ऑटोबायोग्राफिकल बुक। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जिन्होंने अपने ही जीवन पर, है ना, एक किताब लिखी है। ऐसा लगता है अ मेजर पार्ट कैप्चर्स हर चाइल्डहुड, और उस किताब में एक मेजर जो हिस्सा है उनके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस का कैप्चर हुआ, ऐसा लगता है इस किताब में, है ना। अब कौन सी जगह पर, या डैश डैश करके यहाँ पर जगह का नाम पूछा गया है कि उनका चाइल्डहुड एक्सपीरियंस जो है उसको इस बुक में कैप्चर किया गया, ऐसा लगता है। तो ये 4 ऑप्शंस लिखे हैं यहाँ पर, देखें। आयमनम करके एक जगह है, आयमनम, ठीक है, एक गांव है, एक विलेज सेटिंग है। मालाबार भी एक डिस्ट्रिक्ट है जो केरल में आता है। कोट्टायम भी एक जिला है, और कोचिन भी एक डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन आप ध्यान दें, यहाँ पर प्रश्न ये है कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में जिस गांव का यहाँ पर वर्णन हुआ है, वहाँ के चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस को अरुंधति रॉय ने कैप्चर किया है। तो आयमनम जगह है, वो आयमनम गांव है जो कि कोट्टायम केरला के अंदर आता है। एक्चुअल में आयमनम गांव का नाम है, डिस्ट्रिक्ट कोट्टायम है, और स्टेट केरल है। तो आप ध्यान दें कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पर 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि एक तो गांव जिससे उसका संबंध है, आयमनम है। जिला अगर बात करते हैं तो कोट्टायम में आता है, और कोट्टायम जिस स्टेट में आता है वो केरला है। तो स्टेट आए तो केरला करना है, गांव आए तो आयमनम करना है। तो आपको इस नॉवेल पर ये बात भी ध्यान रखनी है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पर बन रहा है। लास्ट जो मंजू कपूर के नॉवेल पर बेस्ड सीरियल पर क्वेश्चन बना था, वैसा ये क्वेश्चन गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पर भी यहाँ पर बना हुआ है कि विच पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल, एक्चुअल में इंडिया में अभी तक गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पर कोई ना फिल्म बनी है ना कोई सीरियल बना है,
लेकिन पाकिस्तान में एक ड्रामा सीरियल बना है जो कि अरुंधति रॉय के नॉवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पर बेस्ड है। ये अपने आप में एक अलग इंटरेस्टिंग फैक्ट है, लेकिन उसको ध्यान रखिए आप कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पर पाकिस्तानी एक ड्रामा सीरियल बना है जिसका नाम यहाँ पर चारों में से आपको देना है। तलखियाँ किसी की खातिर, दरमिया हम तेरे लिए, मुझसे अब तेरी मोहब्बत के फसाने ना कहो, और तेरी मेरी मोहब्बत। तो ये 4 पाकिस्तानी सीरियल्स के नाम जैसे लग रहे हैं, लेकिन इसमें जो सही उत्तर है, द राइट आंसर इज तलखियाँ। याद रखना ये बात। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पर बेस्ड एक पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल जिसका नाम है तलखियाँ। तलखियाँ, ठीक है, तलखियाँ किसी की खातिर, याद रखना, तलखियाँ किसी की खातिर करके एक पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल जो कि अरुंधति रॉय के बुकर प्राइज विनिंग जो नॉवल है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उस पर बना हुआ है। तो ये भी आप ध्यान रखें। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम। हु इज ऑफन कॉल्ड, यहां पर प्रायः कौन कहा जाता है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इन द नॉवल। प्रश्न अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग नॉवल में किसे यहां पर गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स कहा गया है। मतलब इस नॉवल का अगर हम टाइटल देखें गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, तो किसको इंटरप्रेट कर सकते हो आप गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों का भगवान। यहां पर यदि हम इस नॉवल में किसी को कह सकते हैं या इंटरप्रेट कर सकते हैं तो वो कौन होगा। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पर, वेलुथा, अमू, आस्था एंड राहेल। ये दोनों 2 बच्चे हैं, है ना, जो कि अमू के ही हैं, ये उनकी माँ है, ठीक है। आस्था ट्विन ब्रदर है और उसकी एक सिस्टर है राहेल, ठीक है। ये तीनों ही माता, बेटा और बेटी, ये 3 कैरेक्टर एक ही फैमिली के हैं। और वेलुथा जो कि उनके पिकल फैक्ट्री में काम करने वाला एक, है ना, एक दलित सर्वेंट होता है जो कि सो कॉल्ड अमू का बिलवेड है ना, एक अनटचेबल है वेलुथा। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा वेलुथा। एक्चुअल में वेलुथा को ही यहां पर इंटरप्रेट करेंगे हम गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये क्वेश्चन बन सकता है आने वाली परीक्षाओं में कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नॉवेल में किसे आप गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इंटरप्रेट या कह सकते हो। तो उत्तर होगा वेलुथा। वेलुथा एक्चुअल में छोटी छोटी चीजों का भगवान इसमें सिग्निफिकेंट करने की कोशिश की गई है, ठीक है। वेलुथा पर हम थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं, देख लें आप, क्योंकि वेलुथा एक्चुअल में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है इसके अंदर। और वेलुथा पर क्वेश्चन बनेगा इस बार, ऐसा लग रहा है। तो आप देखें वेलुथा का एक अगर क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलुथा, तो मलयालम में वेलुथा जो शब्द है उसका अर्थ वाइट होता है, ठीक है ना। जबकि अगर आप गॉड ऑफ स्मॉल थिंग को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो वेलुथा का जो कॉम्प्लेक्शन है वो डार्क स्किन वाला है। वेलुथा का शाब्दिक अर्थ वाइट होता है, लेकिन आयरनिकली गिवन हिज डार्क स्किन, है ना, वेलुथा को जो यहाँ पर वर्णित किया गया वो एक अश्वेत या डार्क कॉम्प्लेक्शन वाला एक व्यक्ति बताया गया है। तो वेलुथा का शाब्दिक अर्थ मलयालम में वाइट होता है। वेलुथा की कास्ट की बात करते हैं तो ही वाज बिलोंग टू परवन। परवन एक जाति है, दलित जाति का नाम है ना, अनटचेबल है, एक अछूत जिस पर की ये कहानी लिखी हुई है। तो उसकी कास्ट परवन है, इसको भी याद रखें। अगर प्रश्न आ गया कि व्हाट इज द कास्ट ऑफ वेलुथा, तो वेलुथा की कास्ट परवन है, ठीक है। ये नाम याद रखना, परवन वहाँ केरल में दलित, है ना, दलितों में एक जाति का नाम है, अनटचेबल लोगों की एक जाति का नाम है। बात वेलुथा की ऑक्यूपेशन की यदि आ जाए कि वेलुथा क्या काम करता था, कौन सा पेशा था उसका, किस कार्य में वो स्किल्ड था, तो ही वाज स्किल्ड इन कारपेंट्री एंड मैकेनिक आल्सो। एक्चुअली वो काम करता था, वो जो परिवार है इनका आईपे फैमिलीज, आईपे फैमिली मतलब वही जो अमू और, है ना, चाको, उनका जो परिवार है
उसके अंदर उनकी जो एक पिकल फैक्ट्री है, एक अचार बनाने की उनकी एक फैक्ट्री है, जिस फैक्ट्री का उस फैक्ट्री का नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ये नाम भी आ सकता है कि उनके द्वारा जो चलाई जा रही पिकल फैक्ट्री का नाम है पैराडाइज पिकल्स एंड प्रिजर्व्स। इसको याद रखना, छोटी सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है। पैराडाइज पिकल्स एंड प्रिजर्व्स करके एक जो ये लोग पिकल फैक्ट्री चलाते हैं, उसमें ये काम करता है कारपेंटर का और मैकेनिक का बलू था, और उसको अमू से प्रेम हो जाता है। पॉलिटिकल एफिलिएशन की बात करते हैं तो ही वाज कम्युनिस्ट सिंपथाइजर, मतलब कम्युनिस्ट जो वहाँ की पार्टी है उसका एक एक्टिविस्ट भी है ये बलू था। तो इस पर हमने छोटी सी ये बात आपके सामने रखी वेलुथा कैरेक्टर पर, क्योंकि वेलुथा को हम गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नॉवल में गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स कह रहे हैं। ठीक है, तो वेलुथा पर ये छोटी बातें आपको पूछी जा सकती हैं। आई होप कि आपने अरुंधति रॉय और उसके मेजर नॉवेल्स और नॉन फिक्शंस पर ये और उनके द्वारा जीते गए अवार्ड्स, है ना, मूवी, सीरियल, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस में हमने बात की। आगे हम एक सेगमेंट और अभी करने जा रहे हैं, और वो सेगमेंट जो होगा वो हमारे अरुंधति रॉय के बारे में ही और उनके नॉवेल्स को लेकर के एक क्वेश्चन यहाँ पर जो हम ऑब्जेक्टिव लेंगे, उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हम ठीक है। अब नेक्स्ट हम जो इस पर बात करने जा रहे हैं, ये अरुंधति रॉय के नॉवेल्स और उसकी राइटिंग्स पर एक एमसीक्यू टाइप में हम हमारा नेक्स्ट जो सेशन है वो उसी पर लेने जा रहे हैं, जिसमें देखेंगे आप कि कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हम जल्दी से थोड़ा देखेंगे जो आपकी एग्जाम्स के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, अरुंधति रॉय वाज बोर्न इन विच इंडियन स्टेट। अभी बात हुई थी हमारी, जो हमने डिस्क्रिप्टिव पढ़ा है उसमें ये बात हुई थी कि अरुंधति रॉय किस राज्य में जन्मी एक लेखिका है। तो केरल, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आसाम लिखा है, लेकिन यहाँ पर आंसर होगा आसाम। क्यों? क्योंकि शिलोंग में इनका जन्म हुआ है, और शिलोंग उस वक्त जो था वो आसाम में था। अभी ये जो शिलोंग है वो मेघालय की कैपिटल है। तो आपको ये तीनों बातें याद रखनी है। उस वक्त के आसाम में अरुंधति रॉय का जन्म शिलोंग में हुआ था। केरला उनका संबंध जो है वो उनकी माँ के राज्य से संबंध है। उनकी माँ केरला से बिलोंग करती है, और एक्चुअल में उनके पिताजी बंगाली थे। ध्यान देना ये बात, पिताजी बंगाली थे, माँ जो है वो केरल की क्रिश्चियन फैमिली की एक लेडी थी। और ये दोनों जब शिलोंग में रहते थे तब अरुंधति रॉय का जन्म वहाँ पर 24 नवंबर 1961 को हुआ था। तो ये आप जन्म संबंध में बात याद रखें। व्हाट वाज अरुंधति रॉयज प्रोफेशन? यहाँ पर प्रश्न ये पूछा गया है कि उनके फुल टाइम राइटर बनने के पहले 97 में ये फुल टाइम राइटर कही जाती है क्योंकि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग लिखा इन्होंने। उसके पहले इनका एक पेशा था, किस काम को वो किया करती थी, कौन सा प्रोफेशन था उनका? तो लॉयर, आर्किटेक्ट, फिल्म मेकर, जर्नलिस्ट लिखे हुए इसमें ऑप्शंस। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो महिला है वो पहले एक आर्किटेक्ट का काम किया करती थी, है ना। फिल्म मेकर उनके हस्बैंड थे। एक्चुअली शी वाज एन आर्किटेक्ट इन दिल्ली। इन विच फील्ड अपार्ट फ्रॉम लिटरेचर हैज अरुंधति रॉय बीन एक्टिवली इन्वॉल्व्ड, है ना। मतलब लिटरेचर के अलावा, साहित्य लेखन के अलावा अरुंधति रॉय कौन से काम में एक्टिव थी? और तो स्पेस रिसर्च, एनवायरमेंटल एक्टिविज्म, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट जर्नलिज्म लिखा है। लेकिन आपको पता होगा ये महिला पर्यावरण को लेकर के बड़ी ही संजीदा महिला रही है ना। पर्यावरण को लेकर के वो सक्रिय एक कार्यकर्ता थी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऐसे एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर के काम किए हैं। जैसे सरदार सरोवर डैम की बात जब आती है
तो उसके लिए प्रोटेस्ट इन्होंने एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर ही किया था। अगला क्वेश्चन है, विच प्रेस्टिजियस अवार्ड डिड गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स विन इन 97? ये बात अभी आ चुकी है कि 1997 में गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को कौन सा एक प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला, तो बुकर प्राइज ही मिला था इनको, ठीक है। बुकर प्राइज इन 97 शी वन फॉर द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है ना। बाकी पुलित्जर, ज्ञानपीठ साहित्य अकेडमी भी इनको मिला है 2006 में, ये भी ध्यान रखना, ये दोनों अवार्ड इन्हें नहीं मिले हैं, ठीक है। द स्टोरी ऑफ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज सेट इन विच इंडियन स्टेट? ये भी बात आ चुकी है। जन्म इनका अपन ने पढ़ा भी आसाम में हुआ था, शिलोंग में, लेकिन गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो उनका नॉवल है वो कौन से स्टेट में सेटिंग उसकी है, कौन से स्टेट से संबंध रखता है, तो आंसर इज केरला। आयमनम केरला की कहानी है ये, ठीक है, अभी बात हुई थी हमारी इस पर। व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्विन प्रोटैगनिस्ट? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है कि इस द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के अंदर ट्विन प्रोटैगनिस्ट कौन है, मतलब कि इस नॉवल के एक जुड़वा है ना, जुड़वा दो भाई बहन जो कि प्रोटैगनिस्ट, मुख्य नायक नायिका के रूप में जाने जाते हैं, वो कौन है? तो आंसर सीधा सा राहेल एंड आस्था। आस्था भाई है और राहेल उसकी सिस्टर है, तो राहेल एंड आस्था दोनों ही ट्विन प्रोटैगनिस्ट है। Who is the mother of राहेल एंड आस्था? ये अगला क्वेश्चन है। छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं, कैरेक्टर पर आधारित, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के कैरेक्टर पर आधारित कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर चल रहे हैं। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में राहेल और आस्था की माँ है अम्मू, ध्यान दें, उसका नाम है अम्मू। मदर ऑफ राहेल एंड आस्था वाज अम्मू, ठीक है। और यहाँ पर मामाची, कोचम्मा, सोफी, कुछ कैरेक्टर और भी हैं। मामाची एक्चुअल में अम्मू की माँ है, ठीक है। कोचम्मा उसकी बुआ है, बेबी कोचम्मा, और सोफी जो है वो इसके भाई चाको की बेटी है, ठीक है। तो ये कैरेक्टर चाको एंड मार्गरेट की बेटी है, सोफी डी। व्हाट मेजर थीम इज एक्सप्लोर्ड? यहाँ पर थीम पर बात, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग की थीम, ये प्रश्न बनता है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द मेजर थीम एक्सप्लोर्ड इन द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? उस नॉवल के अंदर कौन सी थीम को यहाँ पर एक्सप्लोर किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, स्पेस एक्सप्लोरेशन नहीं है, मेडिकल एडवांसमेंट्स नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, आंसर इज कास्ट हियरार्की एंड सोशल हियरार्की। यहाँ पर बात जो है वो जाति प्रथा की हो रखी है ना, जातिवाद की बात है इसके अंदर। कास्ट हियरार्की और सोशल हियरार्की, जो समाज के अंदर किस प्रकार जो निम्न जातियां हैं, है ना, निम्न जातियों पर किस प्रकार अत्याचार होता है ना, उसको लेकर के ये जो नॉवल है उसकी एक मुख्य थीम चलती है। विच बुक मार्क्ड अरुंधति रॉय रिटर्न टू फिक्शन? याद रखें ये बात, ये प्रश्न भी बात हो चुकी है। ये कौन सी ऐसी किताब है जो कि अरुंधति रॉय के फिक्शन राइटिंग में 20 साल के बाद उनकी वापसी की बात करती है? रिटर्न टू फिक्शन राइटिंग, वापस कौन सी किताब के साथ ये महिला आ रही है? तो यहाँ पर उत्तर देखिए आप, 4 ऑप्शन है यहाँ पर। ये जो सेकंड वन 2017 के अंदर 20 साल के बाद, है ना, आफ्टर गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997 में उन्होंने लिखा, उसके 20 साल के बाद 2017 में इनकी दूसरी एक फिक्शन नॉवल आई, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ठीक है। द नॉवल द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर? अभी बात हो गई, आपको याद रखना है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग 97 और मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पब्लिश्ड इन 2017। तो 2017 याद रखना है आपको, 20 साल के बाद, आफ्टर 97, आफ्टर 20 years it was published. The novel The Ministry of Utmost Happiness features a protagonist who belongs to which community? यहाँ पर पहले हमने एक बात की थी कि उनका जो दूसरा नॉवल है ये वाला, है ना, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, जिसका जो प्रोटैगनिस्ट है, ध्यान दें, प्रोटैगनिस्ट एक्चुअल में यहाँ पर नाम नहीं दे रखा, अंजुम करके एक कैरेक्टर है जो कि कौन किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तो आपको मालूम होगा LGBT जो कम्युनिटी होती है उसमें ट्रांसजेंडर के रूप में एक अंजुम करके एक पात्र है जो एक किन्नर है ना, किन्नर का पात्र है,
जिसको हम अंग्रेजी में ट्रांसजेंडर कहेंगे, टीजी है ये, ठीक है, जिसका नाम अंजुम है। तो कौन सी कम्युनिटी से है, तो वो एक किन्नर है, हिजड़ा है, ट्रांसजेंडर है, ठीक है, जिसका नाम भी याद रखें अंजुम है, जो कम्युनिटी याद रखें ट्रांसजेंडर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय अरुंधति रॉय, इनमें कौन सा अरुंधति रॉय का काम नहीं है, मतलब कौन सी कृति इनकी नहीं है, कौन सा कार्य इन्होंने नहीं किया है, नहीं लिखा है। तो फील्ड नोट्स ऑन डेमोक्रेसी इनका है, वॉर टॉक भी है, ब्रोकन रिपब्लिक भी है, तीसरा विकल्प इनका नहीं है। याद रखना, अगर आपको इनकी फिक्शंस और नॉन फिक्शंस की जानकारी होगी तो आप ऑड वन निकाल लोगे। नेमसेक एक्चुअली झुम्पा लाहिड़ी का है, याद रखना। झुम्पा लाहिड़ी भी एक है ना भारतीय नॉवेलिस्ट हैं जिनका नेमसेक है एक्चुअली, तो ये झुम्पा लाहिड़ी होगा इसका, बाकी है ना, बाकी सब अरुंधति रॉय के लिखे हुए। द नेक्स्ट वन इज अरुंधति रॉय वन द सिडनी पीस प्राइज, ये बात अभी आगे कर चुके हैं। सिडनी पीस प्राइज इनको मिला था, कौन से साल मिला था, 2004 में, 2006 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। सिडनी पीस प्राइज याद रखना 2004 है ना, उनकी जो एडवोकेसी ऑफ नॉन वायलेंस के लिए इनको एक पुरस्कार दिया गया था, जो सिडनी पीस प्राइज था 2004 में। फॉर विच ऑफ हर वर्क्स अरुंधति रॉय नॉट विन द नॉर्मन मैलर प्राइज 2011 फॉर डिस्टिंग्विश राइटिंग, है ना। यहां पर ये प्रश्न थोड़ा सा आप समझे कि कौन से कार्य को, है ना, नहीं करने के लिए नॉट लिखा है। फॉर विच ऑफ आवर वर्क्स डिड अरुंधति रॉय नॉट विन, कौन से काम के लिए नहीं मिला है, मतलब 3 कार्यों के लिए इन्हें डिस्टिंग्विश राइटिंग इन 3 नॉन फिक्शन वर्क्स सी वन नॉर्मन मेलर प्राइज इन 2011। एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस, फील्ड नोट्स ऑन डेमोक्रेसी एंड वॉकिंग विद द कॉमरेड्स, ये तीनों इन्होंने 2011 के पहले लिखी, इनकी नॉन फिक्शन राइटिंग्स है, ठीक है। तो ये इन्होंने लिखा है, इसीलिए इनको नॉर्मन मेलर प्राइज मिला है। जबकि इनका 97 में लिखा गया द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, जिसके लिए इनको बुकर प्राइज पहले ही मिल चुका है। तो इस प्राइज में इस नॉवेल का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। नॉर्मन मेलर प्राइज के अंदर गॉड ऑफ स्मॉल थिंग का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। अरुंधति रॉय हैज बीन एन आउटस्पोकन क्रिटिक ऑफ विच कंट्रोवर्शियल डैम प्रोजेक्ट, ये आपको याद रखना है कि इनके कुछ सोशल जो कंट्रोवर्शियल जो कार्य हैं उनमें एक विवादास्पद डैम प्रोजेक्ट चल रहा था जिसका नाम है सरदार सरोवर डैम इन गुजरात, है ना। गुजरात में नर्मदा नदी के ऊपर बन रहे, है ना, सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट के अंदर उनको एक आउटस्पोकन क्रिटिक कहा गया। उन्होंने आलोचना की थी वहां की सरकार की कि ये जो डैम है वो बना करके पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। विच इशू हैज अरुंधति रॉय नॉट एक्टिवली रिटन अबाउट, मतलब कौन से इशू पर, कौन से ऐसे सोशल और पॉलिटिकल इशू पर अरुंधति ने नहीं लिखा है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट पर लिखा है इन्होंने, न्यूक्लियर पॉलिसी पर भी लिखा है, एलजीबीटीक्यूज के राइट्स पर भी लिखा है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नहीं लिखा है। ध्यान देना, ये इसका आंसर होगा, है ना। एआई पर, ये एआई नया विषय है, इस पर इन्होंने नहीं लिखा, बाकी तीनों ही जो इश्यूज हैं उन पर इन्होंने लिखा है। कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट पर भी इनका एक नॉन फिक्शन है, एक्चुअल में नॉवल जो आपके सेकेंड नॉवेल है वो भी इस पर है, बाद में कुछ नॉन फिक्शन में भी कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट बता रखा है। एंड ऑफ इमेजिनेशन में न्यूक्लियर पॉलिसी की बात है, एलजीबीटी राइट्स पर भी बात करता है इनके जो नॉवेल्स हैं। विच बुक बाय अरुंधति रॉय डिस्कसेस द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट, ये प्रश्न आ गया, देखो कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट, है ना, कश्मीर का जो संघर्ष है उसके बारे में कौन सी बुक इनकी डिस्कशन करती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन फर्स्ट ही आंसर होगा, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, जो 2017 में लिखी गई उनकी एक नॉवल बुक है। इसके अंदर कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को उजागर करने की कोशिश इन्होंने की है। व्हाट इज अ रेकरिंग थीम इन रॉयज नॉन फिक्शन वर्क्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रॉय के सारे जो नॉन फिक्शन वर्क्स हैं उनमें बार बार कौन सी थीम आ रही है। तो उत्तर होगा यहाँ पर एनवायरमेंटल एक्टिविज्म, है ना, क्योंकि साइंस, फैंटासी, ट्रैवल, टूरिज्म नहीं है।
पर्यावरण को लेकर के उनकी जो सक्रियता है वो दिखाने की कोशिश इन्होंने अपनी नॉन फिक्शन वर्क्स में बार बार की है। अरुंधति रॉय हैज फ्रीक्वेंटली क्रिटिसाइज्ड व्हिच गवर्नमेंट पॉलिसीज, कौन से सरकार की नीतियों को इन्होंने फ्रीक्वेंटली क्रिटिसाइज किया है? तो सीधी सी बात है, वो बाकी गवर्नमेंट की बात नहीं करती है। जिस देश में वो रह रही है इंडियन गवर्नमेंट, उसी की जो पॉलिसीज हैं, उसी की जो नीतियां हैं, उसको बार बार इन्होंने कंडेम किया है, बार बार इनको क्रिटिसाइज किया है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो इंडिया की। व्हाट जॉनर डज मोस्ट अरुंधति रॉय नॉन फिक्शन बिलोंग टू? ये भी बात अभी हो चुकी है कि उनके जो नॉन फिक्शंस हैं वो मोस्टली पॉलिटिकल एसेज हैं, है ना, राजनीतिक जो निबंध प्रकार में है, पॉलिटिकल इश्यूज पर बेस्ड है, तो पॉलिटिकल एसेज होगा। विच ऑफ दिस बुक्स बाय अरुंधति रॉय इज कलेक्शन ऑफ हर पॉलिटिकल एसेज? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि उनका कौन सा ऐसा बुक है जो कि उनका कलेक्शन ऑफ पॉलिटिकल एसेस कहा जाएगा। तो यहां पर देखें, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ब्रोकन रिपब्लिक, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, शालीमार द क्लाउन, ये एक्चुअल में क्वेश्चन है। अब यहां पर ध्यान दें कि यहां पर ये जो विकल्प है इसका, ब्रोकन रिपब्लिक, ठीक है, ये इनका कलेक्शन ऑफ पॉलिटिकल एसेस है। अरुंधति रॉय was awarded the Norman Mailer Prize for distinguished writing in which year? नॉर्मल मैनर प्राइज इनको कब मिला है? तो ये क्वेश्चन आपका बना है कि नॉर्मल मेलर प्राइज इनको कब दिया गया? 2008, 2010, 2012, 2014। एक्चुअल में इनको ये अवार्ड 2011 में मिला है ना, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। अरुंधति रॉय हैज रिटन एक्सटेंसिवली अबाउट विच मेजर इंडियन डैम प्रोजेक्ट? ये भी बात अभी हो चुकी है, सरदार सरोवर डैम पर इन्होंने लिखा है। इन द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स द फ्रेज लव लॉज, ये अब गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पर एक क्वेश्चन है कि लव लॉज जो है वो किसको रेफर करता है? तो लव लॉज एक्चुअल में केरला में 1963 के आसपास ऐसे कुछ गांव में अपने आप में कुछ नियम कायदे कानून थे जिनको वहां पर लव लॉज कहा जाता था। और उसका मतलब क्या होता है? तो द सोसाइटल रूल्स डिक्टेटिंग हु कैन लव हुम। ये गांव की जो सोसाइटी के रूल हुआ करते थे जो बताते थे कि कौन किसको प्रेम कर सकता है। कौन किसको का मतलब है कि किसको प्रेम करने का अधिकार है, कौन कर सकता है और किसको कर सकता है, किससे कर सकता है, ठीक है। एक्चुअल में वैल्यू था यहाँ पर ये ज़रूरत करने की कोशिश करता है कि एक हाई क्लास सोसाइटी की महिला मुंह से एक अनटचेबल जो निम्न जाति का होता है वो प्रेम करने की ज़रूरत करता है, तो वहाँ के लव लॉज की खिलाफत करता है वो, इसलिए उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस? ये उनके जो सेकेंड 2017 में आए नॉवेल की थीम यहाँ पर पूछी गई है कि व्हाट इज द सेंट्रल थीम। जैसे गॉड ऑफ स्मॉल थिंग की जो थीम है वो कास्ट और सोशल हियरार्की पर है, वैसे यहाँ पर जो बात है वो स्ट्रगल्स ऑफ ट्रांसजेंडर पीपल एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, मतलब कुछ ऐसी कम्युनिटीज जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज कही जाती हैं, है ना, और ट्रांसजेंडर का जो स्ट्रगल है, मतलब कि जो आपके ट्रांसजेंडर जो सेक्शन होता है उसके संघर्ष क्या होते हैं, किन्नरों को किस प्रकार, है ना, थर्ड जो जेंडर है उसको किस प्रकार स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी लाइफ में, और कुछ ऐसी कम्युनिटीज जो कि हाशिए पर है, मार्जिनलाइज का मतलब जिनको हाशिए पर रखा गया, उनके स्ट्रगल्स की बात करता है मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। हु आर द ट्विन प्रोटैगनिस्ट, ये बात अभी आ चुकी है कि कौन इसमें है, तो आस्था एंड राहेल दोनों जो है वो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के ट्विन प्रोटैगनिस्ट हैं। अपन थोड़ा इस पर देख भी लेते हैं कि लाइव्स ऑफ फ्रेटर्नल ट्विन्स हियर, आस्था एंड राहेल, आस्थापन आस्था है, राहेल उसके अंदर उसकी बहन है, आस्था भाई है, बहन है। दे आर एक्सप्लोरिंग देयर चाइल्डहुड एंड द लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ ट्रॉमा एंड सोसाइटल नॉर्म्स, है ना, वो चाइल्डहुड और उनके जो लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ ट्रॉमा है, मतलब किस ट्रॉमा में जी रहे हैं वो, सोसाइटी के नॉर्म्स को किस प्रकार
उनका इम्पैक्ट उन पर गिर रहा है, उस पर बात हो रही है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेज द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इन द नॉवल। यहाँ पर ये जो फ्रेज है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, उस पर अपन सिग्निफिकेंस पूछा गया है कि इसका क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है इस फ्रेज का। तो इट सिंबलाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट इवेंट्स इन शेपिंग लाइव्स। इसका मतलब ये निकल रहा है कि जीवन में कुछ ऐसे इनसिग्निफिकेंट इवेंट होते हैं जो कि जीवन को शेप देते हैं, है ना। तो स्मॉल थिंग्स मैक्स और शेप लाइव्स, इस तरह का सिग्निफिकेंस इसके अंदर समझाने की कोशिश की जा रही है कि छोटी छोटी चीजें भी जीवन को बदल देती है। इस तरह का सिग्निफिकेंस इस फ्रेज का यहां पर बता रखा। देखो ये एक्सप्लेनेशन लिखा है इसमें कि नॉवल ये हाईलाइट कर रहा है कि हाउ स्मॉल मोमेंट्स एंड डिसीजंस, कैसे छोटे छोटे जो क्षण होते हैं जीवन के, छोटे छोटे जो निर्णय होते हैं वो पर्टिकुलरली जो प्रेम से संबंधित होते हैं, सोशल नॉर्म से संबंधित होते हैं, है ना, उनका लाइफ अल्टरिंग कॉन्सिक्वेंसेस निकलता है। मतलब जीवन बदलने वाले परिणाम निकल कर आते हैं उन छोटे छोटे मोमेंट्स के, छोटे छोटे डिसीजंस के रिजल्ट्स जो हैं वो जीवन परिवर्तन कर देते हैं। तो इस प्रकार इसका सिग्निफिकेंस यहाँ पर बता रखा है। अगला क्वेश्चन है कि वेयर इज द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग प्राइमरली सेट। ये बार बार क्वेश्चन आ चुका है कि ये जो नॉवेल है, ये जो इसकी स्टोरी है वो कहाँ पर सेट की गई है, उसकी पृष्ठभूमि कहाँ की है। तो एमएनएम जो जगह है केरला में, है ना, ये प्रश्न आ चुका है पहले। एमएनएम गांव जो है कोट्टायम जिले के अंदर केरला में, उस पर आधारित ये कहानी है। एमएनएम इन केरला, ठीक है। द स्टोरी टेक्स प्लेस इन एमएनएम, a fictionalized version of Arundhati Roy's hometown in Kerala, depicting its social and political landscape. ठीक है। What is the caste of Velutha? The character with whom Amu falls in love. जिस कैरेक्टर के साथ अमू प्रेम करती है उसकी कास्ट पूछी गई है। कास्ट क्या है? सीरियन क्रिश्चियन, तो उसका फैमिली है एक्चुअल में। अमू की फैमिली सीरियन क्रिश्चियन फैमिली है इसके अंदर। लेकिन वेलुथा का कास्ट, अभी हमने वेलुथा पर बात की थी कि वेलुथा की कास्ट परवन है। एक दलित जाति का नाम है एमएनएम में जिसका नाम परवन है। अनटचेबल एक जाति का नाम है, ठीक है। फॉरबिडन लव वो कर लेता है अमू के साथ। व्हाट अल्टीमेटली हैपेंस टू वेलुथा, वेलुथा के साथ इस नॉवल में फाइनली क्या होता है, उसका क्या फेट होता है, उसकी डेस्टिनी क्या होती है। तो उसके साथ एक्चुअल में होता ये है कि ही इज बीटन टू डेथ बाय पुलिस। पुलिस उसको है ना मार मार के पीट पीट करके मृत्यु को पहुंचा देती है, मतलब वो मर जाता है। पुलिस द्वारा पीटने पर वो मर जाता है। इज बीटन टू डेथ बाय द पुलिस, falsely accused of crime and brutality, killed by the police, highlighting the themes of caste oppression and injustice। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये साबित हो रहा है कि कास्ट ऑपरेशन और इनजस्टिस को हाईलाइट करती है उसकी मौत। वो इस बेबी कोचम्मा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है आने वाली परीक्षा में कि बेबी कोचम्मा इस नॉवेल में कौन है। तो बेबी कोचम्मा एक्चुअल में आमू की आंट है, मतलब आस्था राहल की माँ आमू की, है ना, आंट है, उसके पिताजी की बहन है। एंड शी वाज अ मैनिपुलेटिव एंड कंजर्वेटिव वुमन, बहुत ही एक रूढ़िवादी महिला है जिसको अमू और वेलुथा का जो प्रेम है ना, वो रास नहीं आता है। और वही यहाँ पर विलन का काम करती है अमू की जो आंट है ना। बेबी कोचम्मा एक की एंटागोनिस्ट है, याद रखना। बेबी कोचम्मा को आप यहाँ पर प्रोटेगोनिस्ट नहीं कहकर क्या कहोगे, शी वाज एन एंटागोनिस्ट। प्रश्न आ सकता है कि हु वाज एन एंटागोनिस्ट इन द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, है ना, जो कि रिजिड सोशल नॉर्म्स को अपहोल्ड करती है और प्लेइंग अ रोल इन द वेलुथास ट्रेजिक फैट। वेलुथा का जो ट्रेजिक फैट है, उसका जो उसकी जो मृत्यु है ना, उसमें एक रोल अदा कर रही है, की रोल अदा कर रही है, उसकी मौत की जिम्मेदार है वो। What tragic event occurs during सोफी मॉल्स विजिट टू इंडिया? जब क्या होता है, सोफी मॉल कौन है, तो ये आपकी जो अमू है ना,
राहेल आस्था की माँ उसके भाई चाको की और उसकी पत्नी मार्गरेट, चाको मार्गरेट की बेटी है ना, सोफी मॉल, जो कि इंडिया आती है अपनी माँ के साथ। जब उसको वहां पर बुलाया जाता है तो होता यह है कि वे जब जा रहे होते हैं हिस्टोरिक हाउस की ओर नदी पार करते हुए, तो वह डूब जाती है। एक्चुअल में आस्था, राहेल, अमू और सोफी मॉल जो है वो एक हिस्टोरिक हाउस होता है जो नदी के उस पार होता है, वहां पर एक नाव में बैठकर जा रहे होते हैं तो उसकी डूबने से मौत हो जाती है, सोफी डी जो मर जाती है। हाउ डज आस्था's लाइफ चेंज आफ्टर सोफी मॉल्स डेथ? आस्था का जो जीवन है सोफी मॉल की मृत्यु के बाद कैसे बदलता है, क्योंकि वो भी साथ में होते हैं। तो आस्था जो अमू का बेटा है उसको एक्चुअल में उसके बाद ही सेंट अवे टू लिव विथ हिज फादर, उसके पिता के पास उसको रहने के लिए भेज दिया जाता है ना। वो वहां से एमनम से उसके पिता के पास रहने के लिए भेज दिया जाता है। व्हाट रोल डज द हिस्ट्री हाउस, यहाँ पर मैंने अभी बात की थी कि जहां पर ये लोग जा रहे होते नाव में बैठ के, हिस्ट्री हाउस वो क्या रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर। तो इट इज वेयर फॉरबिडन लव बिटवीन अमू एंड वेलुथा अनफोल्ड्स। ये याद रखना कि उस हिस्ट्री हाउस में अमू और वेलुथा का जो फॉरबिडन लव है, जिसको लोग पसंद नहीं करते हैं, उस प्रेम का पटापेक्ष अनफोल्ड, मतलब प्रेम जो है वो वहीं पर परवान चढ़ता है ना। उसका परवानगी जो थी वो हिस्ट्री हाउस में ही अमू और वेलुथा का प्रेम आगे बढ़ता है। हाउ डज द नॉवल एक्सप्लोर द थीम लव लॉज? लव लॉज की बात अभी आई थी कि वहां के जो प्रेम संबंधी जो नियम कानून ये थे कि सोसाइटी रूल्स अबाउट हु कैन लव हुम एंड हाउ मच, कि कौन किसको कितना प्रेम कर सकता है, ये वहां के लव लॉज में लिखा हुआ था या माना जाता था। तो यहां पर लव लॉज को ब्रेक किया था वेलुथा ने। विच नॉवल बाय अरुंधति रॉय वन द बुकर प्राइज? ये बात हो चुकी है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इन्हें बुकर प्राइज 97 में मिला है। द प्राइमरी सेटिंग ऑफ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज इन विच स्टेट? केरला। ये बार बार क्वेश्चन आया है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स विच कैरेक्टर बिलोंग्स टू द अनटचेबल कास्ट? ये भी अपन कर चुके हैं। वेलुथा जो परवन अनटचेबल कास्ट का एक दलित पात्र है, ठीक है, जो कि इसके अंदर कैरेक्टर है वेलुथा। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये इनका जो दूसरा 2017 में लिखा गया नॉवेल है ना, वो कौन से सेंट्रल कैरेक्टर को फीचर करता है? कौन सा सेंट्रल कैरेक्टर इस नॉवेल के अंदर है, जो कि एक ट्रांसजेंडर वुमन का कैरेक्टर है। तो वो महिला ट्रांसजेंडर है अंजुम। याद रखना, एक अंजुम करके एक ट्रांसजेंडर वुमन है जो कि इसकी सेंट्रल कैरेक्टर कही जाती है। व्हाट इज द रिकरिंग थीम इन अरुंधति रॉयज फिक्शन एंड नॉन फिक्शन? इनमें कौन सी? पॉलिटिकल ऑपरेशन है ना। फिक्शन नॉन फिक्शन में ज्यादातर आपको मिलेगा पॉलिटिकल ऑपरेशन एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, बाकी विषय नहीं है इनके। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस विच हिस्टोरिकल इवेंट प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन द नरेटिव। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट इसका एक बैकग्राउंड है। कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट की बात, हिस्टोरिकल इवेंट ये है इसमें जिसका डिस्कशन हुआ है। अरुंधति रॉय एसेस कलेक्शन कैपिटलिज्म, गॉस्ट स्टोरी क्रिटिक्स द रोल ऑफ विच एंटिटी इन इंडियन सोसाइटी। तो यहाँ पर ये थोड़ा एक अलग ही उनका एक ऐसे कलेक्शन है, कैपिटलिज्म अ घोस्ट स्टोरी। याद रखना, कैपिटलिज्म अ घोस्ट स्टोरी इज अबाउट कॉर्पोरेशन एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज। कॉर्पोरेशन पॉलिसीज और इकोनॉमिक पॉलिसीज पर बात करता है। ये पूंजीवाद की बात करता है ना, पूंजीवाद, कॉर्पोरेटिव पॉलिसीज और इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करता है। In the God of Small Things, what phrase symbolizes the rigid social rules governing love and relationship? प्रेम और संबंधों को लेकर के वहाँ का ऐसा कौन सा सामाजिक नियम है? तो उस सामाजिक नियम को यहाँ पर बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं। द लव लॉज कहा जाता है कि कौन किसको कितना प्यार कर सकता है, वो सोशल रूल्स लव लॉज में कहे गए। अरुंधति रॉयज एसेज इन आजादी, फ्रीडम, फैसिज्म ऑफ फिक्शन फोकसेस ऑन विच कंटेम्पररी इशू? ये याद रखना, ये प्रश्न आ सकता है। उनकी जो 2020 में लिखी गई जो लेटेस्ट बुक है आजादी, फ्रीडम, फैसिज्म एंड फिक्शन, उसमें कौन सा कंटेम्पररी इशू उठाया गया है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है CAA, जो एक एक्ट बना है हमारे देश में अभी,
सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट सीएए है ना, को प्रोटेस्ट करता हुआ इसके अंदर इशू है, ठीक है। सीएए प्रोटेस्ट, सीएए पर जो प्रोटेस्ट हुआ था हमारे देश में, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो बना था उस पर जो प्रोटेस्ट हुआ, उसको लेकर के ये बात लिखी गई है। इन द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, देखो जो दूसरी किताब है इनकी, उसमें अंजुम इवेंचुअली सेटल्स इन प्लेस, एक स्थान पर वो जाकर के रहती है अंजुम। उस स्थान का नाम याद रखना है हमको, और वो स्थान है जन्नत गेस्ट हाउस। उस स्थान का नाम है जन्नत गेस्ट हाउस। कौन सी जगह पर रहती है वो अंजुम? जन्नत गेस्ट हाउस में जाकर के वह सेटल होती है, ठीक है। तो ये आपका अरुंधति रॉय के ऊपर उनके नॉवेल्स, उनके नॉन फिक्शंस, उनके नॉवेल्स के मेजर कैरेक्टर्स, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, अटमोस्ट ऑफ हैप्पीनेस, है ना, और जो भी इनके द्वारा जो कार्य हुए हैं उन पर एक PYQ एंड MCQ और डिस्क्रिप्टिव, ये सारी चीज़ें हमने करने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये अरुंधति रॉय पर जो हमारा ये सेशन है वो आपने पूरा देखा होगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखें तो आपको ज़रूर इस वीडियो से आपके आने वाली परीक्षा में जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो मिलेंगे। आप फर्स्ट टू लास्ट माइन्यूटली इसको देखें, इवन आप नोट भी करें। बहुत सारी बातें आपको अपनी नोटबुक में लिख भी लेनी चाहिए, और बार बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये टॉपिक अच्छे से आप कर पाएंगे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आने वाले समय में दूसरे जो राइटर्स हैं और दूसरे जो टॉपिक्स हैं उस पर भी हम कुछ सेशंस लेंगे। तब तक हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।